Good morning, students. Class 8th, Chapter 7, History, the Revolt of 1857. Now I am going to discuss about the social and religious causes. अब हम social और religious causes को डिस्कस करने जा रहे हैं कि 1857 का जो आंदोलन जो गदर हुआ था, जो बगावत हुई थी, उसके पीछे कौन से सामाजिक और धार्मिक कॉजेज़ थे. A serious cause of discontentment among the all classes of Indians was that they become apprehensive of the intention of British concerning their religion. एक सीरियस वजह ये थी कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने भारत के लोगों के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं उनको हर्ट करने की कोशिश की, और जब किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया जाता है तो ये एक बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ होती है जिसको कोई बर्दाश्त नहीं करता, और ये सिचुएशन राइट, दंगे फसाद, यहाँ तक कि आंदोलन की शक्ल इख्तियार कर लेती है. और वही हुआ कि जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों के रिलीजियस मैटर्स में इंटरफियर करना चालू किया और हिंदुस्तानियों के जो भी धार्मिक मसाइल थे उनमें किसी भी तरह का उनका इंटरफेरेंस जब हिंदुस्तानियों ने महसूस किया, तो ये वो फैक्टर्स थे, वो कॉजेज़ थे जो 1857 के आंदोलन की वजह बनी. सम ऑफ द रीज़न फॉर सस्पिशंस एंड डिस्ट्रस्ट इंक्लूडिंग, और वो कौन से वजह थी, वो कौन से रीज़न थे जिसकी वजह से भारत में ये इतना बड़ा आंदोलन हुआ, यानी कि वो कौन से रिलीजियस मैटर सोशल कॉजेज़ थे जिसकी वजह से आंदोलन हुआ, वो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं. देखिए बेटा, The Charter Act of 1813 had allowed the missionaries to enter India. 1813 का जो एक एक्ट था, चार्टर एक्ट, उस एक्ट के मुताबिक जो भी मिशनरीज होते थे वो भारत में एंटर हो सकते थे. Many Indians feared that the English were attempting to convert them all Christianity. बहुत सारे जो हिंदुस्तानी लोग थे उन्हें इस बात का डर था कि जो अंग्रेज़ होते हैं वर अटेम्प्टिंग टू कन्वर्ट दैम, कहीं उनको मजबूर ना करें कि वो अपना धर्म बदल कर क्रिश्चियनिटी इख्तियार कर लें. सर्टेन लॉ पास्ड बाय द कंपनी गवर्नमेंट, कंपनी की जो गवर्नमेंट थी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गवर्नमेंट थी उसने कुछ कानून पास किए थे, जिस कौन से थे इंक्लूडिंग यूजफुल सोशल लेजिस्लेशन लाइक द एबोल्यूशन ऑफ सती. तो कुछ कानून तो सही थे, जैसे कि एक कानून था कि उन्होंने सती का खात्मा किया, फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड encouragement of widow remarriage were considered as unnecessary interference by the British in the social custom of Indian society. हमारी सोसाइटी में जो बुराइयाँ फैली थी, सती थी, तो उन्होंने सती का खात्मा किया. फीमेल इन्फेंटिसाइड, इसके अलावा जो औरतों की हमारे यहाँ पर शादी करने का रिवाज नहीं था कि अगर कोई विधवा हो जाती है, विडो हो जाती है, तो वो रीमैरिज नहीं करती. इस चीज़ को भी अंग्रेज़ों ने एंकरेज किया कि विडो रीमैरिज कर सकती है. रीमैरिज यानी कि अगर कोई भी लेडी किसी भी वजह से वो हो जाती है कि मतलब विधवा हो जाती है, उसके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ क्या था कि वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, लेकिन अंग्रेज़ों ने रीमैरिज का, विडो रीमैरिज का चीज़ को एंकरेज किया. तो इस तरह की जो सोशल सामाजिक बुराइयां थी इंडियन सोसाइटी में उन्होंने ख़त्म की. ये ठीक है, लेकिन धार्मिक मैटर्स में इंटरफियर करना गलत था. द फीलिंग ऑफ द पीपल वर हर्ट फर्दर बाय टैक्सेस दैट दे वर इम्पोज्ड अपॉन द लैंड ऑन विच टेम्पल्स एंड मॉस्क वर बिल्ट. इसके अलावा फीलिंग ऑफ पीपल वर हर्ट, लोगों के जज्बातों को सबसे ज़्यादा ठेस उस वक्त लगी जब मतलब उनसे टैक्स लिया गया उन ज़मीनों पर जहाँ पर टेम्पल और मंदिर और मस्जिदें बनी हुई थी. यानी कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों से उन जगहों किसका भी टैक्स लिया जहाँ पर मंदिर या मस्जिद बने हुए थे. तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिससे हिंदुस्तानी बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे. द ब्रिटिश जनरली लुक डाउन अपॉन द इंडियंस एंड कंसिडर दैम टू बी इन्फीरियर. जो अंग्रेज़ होते थे वो हिंदुस्तानियों को हमेशा कमतर समझते थे, उन्हें नीचा गिरा हुआ समझते थे और इसी नज़रिए से वो देखते थे. दिस एटीट्यूड फ्यूल्ड रिसेंटमेंट अगेंस्ट देम, और ये उनका जो एटीट्यूड था, ये नज़रिया एक ऐसा नज़रिया था जिसने हिंदुस्तानियों के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक तरह से आग भर दी थी और इतनी नफ़रत पैदा कर दी थी कि हिंदुस्तान के तमाम लोग आंदोलन पर आमादा हो गए, क्योंकि अंग्रेज़ जो हिंदुस्तान के लोगों को क्या समझते थे, इन्फीरियर, बेकार है, कमतर है, गए गुजरे हैं, जो बिल्कुल गलत है. नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा मिलिट्री कॉजेज़.
दिस सिपाहीज कहते हैं सिपाही को। इन द कॉलोनियल जासूस जो होते हैं। द सिपाहीज इन द कॉलोनियल आर्मी वर अनहैप्पी विद मैनी रूल्स एंड द रेगुलेशन इम्पोज बाय द ब्रिटिश। आर्मी में जो भी सोल्जर्स थे, जो भी सिपाहीज वगैरह थे, वो क्या थे, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अंग्रेज़ों ने जो भी कानून, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे, वो उनसे बिल्कुल खुश नहीं थे। द सोल्जर्स शेयर द फीलिंग विद द सिविलियन दैट द ब्रिटिश वर बेंट अपॉन डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन। और जो भी सोल्जर्स थे वो अपनी फीलिंग्स को सिविलियन लोगों को बताते थे, शेयर करते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज़ हैं, वर बेंट अपॉन डिस्ट्रॉइंग, वो हमारे रिलीजन, हमारे धर्म को बर्बाद करना चाहते हैं। दीज वर सम कॉजेज फॉर रिसेंटमेंट। और वो जो कॉजेज थे, जो मिलिट्री कॉजेज थे, अब हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। द सोल्जर ऑफ द बंगाल आर्मी मोस्टली बिलोंग टू द अवध and they felt indignant when Awadh was annexed to British territory। बंगाल आर्मी में जो भी सोल्जर्स थे वो ज़्यादातर अवध राज्य से, अवध स्टेट से ताल्लुक़ रखते थे। दे फेल्ट इंडिग्नेंट। और जब अवध को अंग्रेज़ों ने अपने कब्ज़े में ले लिया, अवध जो ब्रिटिश टेरिटरी के कब्ज़े में चला गया, तो उसके बाद इन सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। In September 1856, a general order was passed by which all the new recruits were asked to take an oath that they would go to fight for Britain at any place where required। सितंबर 1956 में एक जनरल ऑर्डर पास किया गया। उस ऑर्डर के मुताबिक ये था कि जो भी नए सोल्जर्स आएंगे उनको ये कसम लेनी होगी, उनको ये ओथ उठानी होगी कि जब भी और जिस किसी भी जगह ब्रिटिश में उनकी ज़रूरत महसूस होगी वो वहाँ पर जाएंगे। इट कन्फर्म देयर सस्पेशन टुवर्ड द इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश। यानी कि जो सोल्जर्स थे वो अपनी उनके अंग्रेज़ों के, जब भी उन्हें ब्रिटिश में उनकी ज़रूरत महसूस होगी वो वहाँ पर जाएंगे। इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश बिकॉज इन दैट केस दे वर लायबल टू अंडरगो सी ट्रैवल विच फॉर सम वाज प्रोहिबिटेड इन देयर रिलीजन। अब क्या था कि इट कन्फर्म देयर सस्पिशस टुवर्ड द इंटेंशन ऑफ ब्रिटिश। इसी बात का उनको डर था सिपाहियों को, फौजियों को, और वही होने लगा। यानी कि जिस चीज़ को लेकर वो डर रहे थे, एक सस्पिशन में थे कि ऐसा ना हो जाए, और वैसा ही होने लगा कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि जॉब आपको मिलेगी, आपको आर्मी में सिलेक्शन होगा, लेकिन ये कसम आपको खानी है, ये ओथ आपको लेनी है कि जब कभी ज़रूरत आपकी पड़ेगी ब्रिटिश में तो आपको वहाँ पर लड़ने के लिए जाना होगा। और कुछ लोगों ने इस चीज़ों को मना किया, बिकॉज इन दैट केस दे वर लेबल टू अंडरगो सी ट्रैवल। और उनको क्या था, उनको एक समुद्री सफ़र में सी ट्रैवल करना था, विच फॉर सम वाज प्रोहिबिटेड। और ये चीज़ कुछ लोगों के अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे तो उनके लिए वो प्रोहिबिटेड थी। सिपाहीज पर नॉट पेड एनी एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन और भत्ता। सिपाहीज को जो भी आर्मी में होते थे उनको किसी भी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट या भत्ता वगैरह नहीं दिया जाता था फॉर फाइटिंग इन डिस्टेंट प्लेस। यानी कि अगर वो किसी दूसरी जगह जाकर लड़ेंगे तो उसके लिए उन्हें कोई अलग से कोई भत्ता वगैरह नहीं दिया जाता था। दे वर नॉट असाइंड एनी आवर और रिवॉर्ड आफ्टर सक्सेस इन द बैटल। और जंग में अगर जीत जाते हैं वो, तो उसके लिए भी उन्हें किसी तरह का सम्मान, किसी तरह का अवार्ड नहीं दिया जाता था। एज हैड बीन द केस अंडर द सर्विस ऑफ द नेटिव रूलर्स। बल्कि क्या होता था, उनको जो नेटिव रूलर्स होता था उसके अंडर में जो सर्विस करते थे तो सब उनको बस ये था कि आपको एक नेटिव रूलर है, नेटिव आपका एक रूलर के अंडर में आपको सर्विस करनी है, बात खत्म। सिपाहीज वर आल्सो पेड वेरी लो सैलरीज। जो सिपाहीज होते थे उनको बहुत कम तनख्वाह दी जाती थी, इतनी कम तनख्वाह दी जाती थी कि दिस वर नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल देयर डेली नीड्स, कि उन पैसों से उनकी जो रोज़ाना की ज़रूरतें होती थी वो भी पूरी नहीं हो पाती थी। इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बिफोर 1857 बोथ द सिविलियन एंड द सोल्जर वर इन ए मूड टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। 1857 से पहले सिविलियंस और सोल्जर दोनों ही इस मूड में थे कि वह अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत कर देंगे। क्यों इस मूड में थे? क्योंकि अंग्रेज़ों ने उन पर बहुत जुल्म करना शुरू कर दिए थे। इन 1856 द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द एनफील्ड राइफल इन द आर्मी। 1856 में ब्रिटिश ने आर्मी में एक राइफल, एनफील्ड राइफल की शुरुआत की थी। एंड द सोल्जर वर ट्रेन टू यूज़ देम। और सोल्जरों को, सिपाहियों को, आर्मी में जो ऑफिसर्स थे
उनको किस तरह से इस राइफल को यूज़ करना है उसको ट्रेनिंग दी गई, ट्रेन किया गया। दीज सोल्जर हैड टू बाइट ऑफ द ग्रीस्ड पेपर बिफोर लोडिंग द कार्ट्रिज इन द गन। तो उसमें जो कारतूस यूज़ किया जाता था, जो लोड किया जाता था उस गन में, तो उसके ऊपर जो भी उसका एक लगा होता था उसको बाइट ऑफ करना, काटना होता था दांत से। एट दिस टाइम इज वॉज बिलीव द ग्रीस, और उस वक्त ये बिलीव एक था कि वो जो ग्रीस है उस कारतूस में किस तरह कैसे बनाया गया है, वो काव और पिग, गाय और सुअर, इन दोनों की चर्बी से बनाया गया है। ये एक इमीडिएट कॉज था क्योंकि जो इंडियन सोल्जर्स आर्मी में शामिल थे, भर्ती थे, वो एक ऐसे कारतूस को अपने मुंह से नहीं काट सकते जिसमें पिग और काव का फैट यूज़ किया गया हो। क्योंकि अगर हम काव की बात करते हैं तो हिंदू रिलीजन के एतबार से काव को, गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। तो वो लोग जिसमें काव फैट यूज़ किया गया हो तो हिंदू धर्म के लोग इस चीज़ को अपने मुंह से नहीं काट सकते। और अगर हम पिग की बात करें तो मुस्लिम रिलीजन में पिग को हराम माना जाता है। तो मुस्लिम पिग के एक ऐसा कारतूस जिसमें पिग फैट यूज़ किया गया हो वो उसको अपने मुंह से नहीं काट सकते। लिखा है ना ये बाइट ऑफ, तो उन्हें अपने दांत से काटना होता था, मुंह से काटना होता था, जो वो नहीं कर सकते। तो जब कारतूस में पिग और काव का फैट यूज़ किया गया तो उस चीज़ से हिंदू रिलीजन और मुस्लिम रिलीजन दोनों ही धर्मों के लोगों का जो रिलीजियस सेंटिमेंट था वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। और दोनों ही धर्मों के लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि मतलब जो अंग्रेज़ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। उन्हें हमारे से बड़ा इंडियंस की आस्था है इन चीज़ में या इंडियंस की आस्था नहीं है, किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ से उन्हें कोई मतलब नहीं था। और सोल्जर्स को कोई इतनी ज़्यादा सैलरी भी नहीं मिलती थी, इतनी कम सैलरी थी कि उनकी जो डेली नीड्स थी एटलीस्ट वो भी पूरी नहीं हो पाती थी। और उसके ऊपर से आप जो कारतूस बना रहे हो उसमें आप पिग और काव का फैट यूज़ कर रहे हो, जो बिल्कुल किसी तरीके से सही नहीं है। क्योंकि ये वो दो जानवर हैं जिनसे हिंदू और मुस्लिम्स का रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होता है। काव को हिंदू बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि काव को किसी भी तरह की तकलीफ़ दी जाए, और पिग जो होता है मुस्लिम धर्म में देखा जाए तो इसको बिल्कुल हराम माना गया है। तो ये दो जानवर, और उन्होंने जानबूझकर इन दोनों ही एनिमल्स का फैट यूज़ किया था ताकि हिंदुस्तान के लोगों में मतलब वो ये चाहते, वो उनको ये अंदाज़ा नहीं था, उन्होंने ये जानवर इसलिए इन दोनों ही जानवर का फैट यूज़ किया था ताकि हिंदुस्तान के लोग डर जाएंगे। पर नतीजा रिजल्ट उसका बिल्कुल उल्टा निकला। उनको ये अंदाज़ा नहीं था, हालांकि वो और भी जानवर थे उनका भी फैट यूज़ कर सकते थे, बट उन्होंने इन्हीं दो जानवरों को क्यों चुना, पिग और काव को, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम का रिलीजियस सेंटिमेंट इन दोनों जानवरों से जुड़ा है। इसलिए उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जो वो सोच रहे थे वैसा ना होकर सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी, और हालात के वो रिवर्स हो गए और हिंदुस्तान में बगावत फैल गई। और इस लेवल की बगावत फैली थी कि 1857 का बगावत मेरठ से स्टार्ट हुई थी ये बगावत, कि मतलब हम अज्यूम नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा मतलब हिंदुस्तान में हर तरफ एक ही आवाज़ उठ रही थी, और वो आवाज़ थी कि अंग्रेज़ों भारत को छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ, अब हम तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने देंगे, किसी भी कीमत पर हम तुम्हें यहाँ पर नहीं रुकने देंगे, तुम्हें हर हाल में भारत छोड़ना पड़ेगा। और इस आंदोलन में बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान के लोग थे जिन्हें शहीद होना पड़ा। ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिल गई, इस आज़ादी के लिए बहुत से घरों के चिराग बुझे हैं, तब कहीं जाकर हम एक आज़ाद हिंदुस्तान में आज सांस ले पा रहे हैं। तो इस आज़ादी को हासिल करने में बहुत सारे हिंदुस्तान के लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, बहुत सारे घरों के चिराग बुझ गए, तब कहीं जाकर एक आज़ाद हिंदुस्तान हमें हासिल हुआ है। तो ये बेटा इमीडिएट कॉजेज़ थे रिवॉल्ट ऑफ द 1857। और उसके बाद से 1857 के बाद से जो गदर शुरू हुआ था उसके बाद ये गदर चलता ही रहा, और 1947 में अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान से जाने के बाद ही हालात नॉर्मल हुए और भारत इनसे आज़ाद हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।